बोल दियो। हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास 10th। ठीक, क्लास 10th का फिजिक्स टॉपिक से हम चैप्टर ले रहे हैं लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये आप आज पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले कुछ टर्म्स हम सीखेंगे कि लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। लाइट की प्रॉपर्टीज 10th चैप्टर 10th है। लाइट यानी कि प्रकाश, रोशनी, प्रकाश। तो फर्स्ट कंडीशन बनती है कि लाइट होता क्या है। तो लाइट एक एनर्जी है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी का रूप है। तो इससे पहले हम एनर्जी की फॉर्म है ये, इससे पहले हम सीख लेते हैं कि एनर्जी क्या वर्क करती है। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी है एबिलिटी टू वर्क। कोई भी वर्क करने की जो पावर होती है, जो एबिलिटी होती है, योग्यता, क्षमता, वो एनर्जी होती है। और एनर्जी, साउंड भी एक एनर्जी है, एंड हीट भी एनर्जी है, और लाइट भी एनर्जी की फॉर्म है। और भी बहुत सो केमिकल एनर्जी हो सकती है, और भी काइनेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, बहुत सारी फॉर्म होती हैं एनर्जी की। तो एबिलिटी टू वर्क, साउंड क्या कर वर्क करता है? साउंड हमें किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करता है, जिससे अपन क्या होता है, सुनाई देता है। हीट टेम्परेचर को बढ़ाता है, और लाइट ऑब्जेक्ट को सीन करता है, ऑब्जेक्ट को सीन करने में हमारी हेल्प करता है, यानी दिखाई देने में हेल्प करेगा। ये किसी के टेम्परेचर को बढ़ाएगी, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के या साउंड मीडियम के सबस्टेंस को वाइब्रेट करके हमें सुनने में हेल्प करेगी। तो ये सारी चीज़ें एनर्जी वर्क कर रही हैं। तो इसी प्रकार एनर्जी के बारे में, लाइट के बारे में, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। वो हमें अनेबल कर देता है, किसके लिए? ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए। किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है, और वो एनर्जी होती है लाइट। अब लाइट ऑब्जेक्ट हमें सीन कैसे होते हैं? सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है, सोर्स ऑफ लाइट, कहीं से लाइट आ रही है, सोर्स ऑफ लाइट, मिलियंस लाइट की रेज आउट हो रही हैं, और ये मैंने एक रेज ली, ये इससे क्या हो रही है, स्ट्राइक कर रही है, टकरा रही है। टकराने के बाद हमारी आंखों में ये एनर्जी एंटर करती है, और रेटिना पे उसकी क्या बनती है, इमेज बनती है। ये एनर्जी क्या हो रही है, सोर्स से निकलने के बाद ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों में एंटर कर रही है। ये एनर्जी, लाइट एनर्जी, इसी लाइट एनर्जी की वजह से ये ऑब्जेक्ट हमें सीन हो रहा है। ठीक है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। एंड और प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा डेप्थ में चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? फर्स्ट, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स। क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स को किसी भी मीडियम प्रोपेगेट होने के लिए या ट्रेवलिंग करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स है, सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इसको मीडियम की जरूरत नहीं है। अगर मीडियम मिल भी जाए, ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, तो उससे भी ये क्या करेगी, प्रोपेगेट होगी आराम से। बट इसकी स्पीड में थोड़ा सा अंतर आ सकता है, वो डेंसिटी के अकॉर्डिंग।
अगर मीडियम की डेंसिटी हाई है तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और अगर मीडियम क्या है, रेयर है, रेयर एंड मीडियम है तो स्पीड फुल स्पीड चलेगी, और सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी वैक्यूम में होती है। लाइट, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स। अब देखो, मैं तुम्हें कुछ वेव्स बस बोला है मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स, तो वेव्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। वेव्स क्या होते हैं, यानी कि तरंग होती क्या है? एनर्जी, तरंग, वेव्स। वेव्स टू टाइप्स की होती है। वेव्स क्या है, एक एनर्जी है, ठीक है, और वेव्स टू टाइप्स की होंगी, एक मैकेनिकल, मैकेनिकल, एक नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जिनको प्रोपेगेट होने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी वेव्स हैं मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। साउंड, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो मीडियम लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैसेस हो, किसी की फॉर्म में हो सकता है। तो इसको इधर यहाँ तक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है, सो दैट कॉल मैग्नेटिकल वेव्स। हीट, हीट भी सेम, हीट को भी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो हीट आर आल्सो कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। बट लाइट, light is a non-mechanical waves because they do not require any medium for propagate। इसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती चलने के लिए, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स भी बोला जाता है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स है। अब वेव्स के बारे में मैंने बताया, मीडियम की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, रिक्वायरमेंट, उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है तो मैकेनिकल, नहीं रिक्वायरमेंट है तो नॉन मैकेनिकल। लाइट क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव्स है, क्योंकि उसको प्रोपेगेट होने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड लाइट आल्सो कॉल्ड ए मैग्नेटिकल वेव्स। बट अब मैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अब आपको बताऊंगा वेव्स के बारे में, अगर चली डायरेक्शन के बेसिस पे वेव्स कितने टाइप्स की हो सकती हैं। डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पे वेव्स टू टाइप्स की हैं होती हैं। एक ऐसी वेव्स जिनको ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है, एक लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव्स। और सेकंड कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल, 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 ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। लाइट क्या है, लाइट ट्रांसफर वेव्स है, और साउंड और हीट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। लाइट ट्रांसफर वेव सर कैसे है, वो थोड़ा सा क्लियर करें। देखिए, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो वेव्स चल रही हैं, जो वेव्स चल रही हैं, ठीक है, अगर वेव्स की डायरेक्शन और मीडियम के पार्टिकल्स की डायरेक्शन, यानी कि वेव्स की डायरेक्शन ये है, वेव्स की डायरेक्शन, और पार्टिकल्स जिससे ये मूवमेंट कर रही हैं, जिसमें ये क्या कर रही हैं, प्रोपेगेट हो रही हैं, उसके पार्टिकल्स का डायरेक्शन जो है, पार्टिकल्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, यानी कि डायरेक्शन क्या है, मीडियम के पार्टिकल्स का डायरेक्शन और वेव्स, एनर्जी, यानी कि एनर्जी की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऐसी वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोला जाता है। बट पार्टिकल्स की डायरेक्शन और एनर्जी की डायरेक्शन, यानी कि वेव्स की डायरेक्शन, वेव्स की डायरेक्शन
और पार्टिकल्स की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर ना होके एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल। साउंड क्या होता है, उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऐसे मूवमेंट नहीं करके आगे पीछे मूवमेंट करते हैं। जिस सपोज दैट उसको इस साइड में पहुंचना है, इस साइड में जा रही है साउंड की वेव्स, तो उसके पार्टिकल्स का मोशन जो होगा वो सेम डायरेक्शन में, एनर्जी के डायरेक्शन में होगा, ऐसे जाएगी फिर ऐसे पार्टिकल्स मोशन। और साउंड का जाना उसको इधर है और पार्टिकल्स का मोशन उसके परपेंडिकुलर होगा, ऊपर नीचे होते हुए वो आगे बढ़ती जाएगी। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स बता दिया। वेव्स के बारे में हम काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अब लाइट के और प्रॉपर्टीज आती हैं। लाइट ट्रेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट्स की क्या टेंडेंसी होती है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में यानी स्ट्रेट पाथ में, सीधी रेखा में चलती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसके पाथ को रे बोला जाता है, रे। स्ट्रेट लाइन को जिसकी क्या हो, ओरिजिन पॉइंट हो और एंडिंग पॉइंट ना हो, एंड ओरिजिन पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता, वो कितनी भी बढ़ सकती है, तो उसको बोलते हैं रे से डिनोट किया जाता है, रे बोला जाता है। तो साउंड भी क्या है, साउंड की एक रे, इसके पाथ को रे बोलते हैं। अगर ग्रुप ऑफ रेज, बहुत सारी रेज, ग्रुप ऑफ रेज आर कॉल्ड बीम। बहुत सारी रेज हैं और रेज के बहुत सारे ग्रुप को अपन बीम बोलते हैं। तो जो मैक्सिमम जो लाइट निकलती है वो बीम की फॉर्म में निकलती है। क्या निकलती है, बीम की फॉर्म में। रेज अपन नहीं ले पाते, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट, लाइट हैज ड्यूल नेचर। लाइट का क्या होता है, ड्यूल नेचर होता है। दो तरह के नेचर होते हैं इसके। एक नेचर वेव्स, ये वेव्स की फॉर्म में होता है। एक पार्टिकल्स, फोटोन पार्टिकल्स, यानी कि वेव्स, ये क्या है, लाइट क्या है, वेव्स की फॉर्म में भी होती है और फोटोन के पार्टिकल्स भी का नेचर भी शो करती है। यानी कि फोटोन के पार्टिकल्स और वेव्स, ये दोनों तरह का नेचर दिखाती है लाइट। इसीलिए लाइट का नेचर ड्यूल होता है, ड्यूल नेचर। लाइट हैज ए ड्यूल नेचर। फर्स्ट नेचर वेव्स एंड सेकंड नेचर फोटोन्स पार्टिकल्स। अब हम देखेंगे, देखिए हम बताएंगे कि कब ये वेव्स जैसा बिहेव करेगी और ये कब पार्टिकल्स की तरह बिहेव करेगी लाइट, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये सोर्स ऑफ लाइट, दीज आर सोर्स ऑफ लाइट, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट इज सन है, मैं वेव्स बता रहा हूं, और ये कोई हमारी अर्थ है, अर्थ सोर्स से लेकर अर्थ तक, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट एंड एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी रिसीवर, वहां तक जो चलने का जो पाथ होता है, यानी कि जब ये प्रोपेगेट होती है, लाइट जब प्रोपेगेट होती है, तो ये अपना नेचर वेव्स की फॉर्म में दिखाती है। ये वेव्स की तरह चलती है सिर्फ चलते टाइम, प्रोपेगेट होते टाइम, ट्रेवलिंग टाइम पे ये वेव्स की तरह नेचर दिखाती है। अब फोटोन के पार्टिकल्स यानी कि एक एनर्जी, फोटोन्स का मतलब होता है छोटे छोटे लाइट के पार्टिकल्स, यानी कि एनर्जी के, प्रकाशीय ऊर्जा, एनर्जी, फोटोन पार्टिकल्स, प्रकाशीय एनर्जी बोल सकते हैं उसको। तो जब ये किसी भी सोर्स से इमिट होगी, क्या होगी, इमिट यानी कि निकलते टाइम,
किसी भी सोर्स से, या फिर एब्जॉर्ब होते टाइम, टकराने के बाद जब एब्जॉर्ब हो रही है उस टाइम पे, एब्जॉर्बेशन के टाइम पे, इमिट होते टाइम एंड एब्जॉर्ब होते टाइम, टकराते टाइम पे, ये फोटॉन्स के पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। तभी तो क्या होता है, जब लाइट कहीं सोर्स से निकलती है तब हमें हीट फील होती है, और जब या फिर ये किसी पार्टिकल से क्या करेगी, टकराती है, स्ट्राइक करती है, उसमें फैलावन होती है, तब ये हमें एनर्जी फील होगी। उससे पहले जितने भी मीडियम में चल के आई है, या कि वैक्यूम मीडियम हो या एयर मीडियम हो, ग्लास, कोई भी मीडियम हो, उस टाइम पे ये हमें हीट फील नहीं कराती। हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, सन की लाइट जो आ रही है, सन की जो रेज आ रही हैं, उससे गर्म नहीं होता, जबकि सन की रेज एटमॉस्फेयर से आ रही हैं, सन की रेज एटमॉस्फेयर से ही आ रही हैं, लेकिन जितनी भी रेज आ रही हैं वो रेज इस एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं कर रही, क्योंकि वहाँ पे वो वेव्स की तरफ बिहेव कर रही हैं, वेव्स, और वेव्स कभी भी हीट नहीं देता, हीट नहीं निकलती उससे। जब ये इससे अर्थ से टकराएगी, अर्थ से टकराएगी, तो ये क्या होंगी, रेडिएशन निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, रेडिएशन। उस रेडिएशन से अर्थ का एटमॉस्फेयर गर्म होता है, हीट क्या होगा, रेडिएशन से, जितनी भी रेडिएशन निकलेंगी उससे अर्थ गर्म होती है। समझ में आया ये? मे बी वेव्स कब होती है, चलते टाइम, एंड पार्टिकल्स किसी भी सोर्स से निकलते टाइम और किसी भी रिसीवर से टकराते टाइम, ये एज ए फोटोन्स के पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। इसलिए लाइट का क्या होता है, ड्यूल नेचर बोला जाता है, मान लेते हैं, दोनों नेचर शो करता है इसलिए। हाँ, ये हो गया अपना, ये हो गया, ये हो गया। अब लाइट कास्ट शेडो, लाइट क्या करती है, एक शेडो का फॉर्मेशन करती है। जब लाइट स्ट्रेट पाथ में चलेगी, उसके सामने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आएगा, तो उस पर वो क्या करेगी, सेम पाथ में, सेम मीडियम में वापस आ जाएगी, टकरा के क्या करेगी, वापस आ जाएगी। जब लाइट आ रही है, ये लाइट, ये क्या हुई, इससे करी तो ये क्या हुई, वापस आ गई, ऐसे करी, ऐसे ये वापस आ गई, ये इससे निकल गई, ये ऐसे ये पास निकल गई, तो ये वाला क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे क्या बनेगी, शेडो बनेगी, क्योंकि यहाँ पे लाइट एनर्जी नहीं पहुँच पाई है, इसकी शेडो, परछाई बनेगी। लाइट एक शार्प शेडो का फॉर्मेशन करती है जब इसके सामने कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट आता है। हाँ, लाइट, वो स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। लाइट की स्पीड जो होती है वो सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है, और इसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम में है, वैक्यूम में। अब क्या होता है वैक्यूम में, सबसे रेयर मीडियम, वो तो मीडियम है ही नहीं वैक्यूम तो। अब फर्दर जैसे ही कोई दूसरा मीडियम आएगा तो सब क्या होगा, एयर, एयर बहुत ही रेयर मीडियम है, रेयरर, विरल है, हल्का है, पार्टिकल्स कम है, तो उसमें और वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उसमें बहुत कम, मिनिमम बहुत कम डिफरेंट होता है, बहुत कम अंतर होता है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, लाइट में स्पीड और वैक्यूम में स्पीड सेम ले लेते हैं, न्यूमेरिकल्स, यानी कि न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन इजी करने के लिए। सेम लाइट की स्पीड एयर में और वैक्यूम में यही होती है। अब वैक्यूम से, वैक्यूम के बाद एयर, और एयर के बाद डेंसिटी बढ़ती जा रही है, इसमें कोई डेंसिटी नहीं है, मीडियम ही नहीं है, वैक्यूम मीडियम नहीं होता, मीडियम एयर, ये बहुत ही रेयर मीडियम होता है। इसके बाद क्या कि वाटर, डेंसर मीडियम कंपैरिजन टू एयर, एंड देन ग्लास,
ये भी डेंसर मीडियम कंपैरिजन टू वाटर एंड एयर। एयर में स्पीड क्या होगी? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए स्पीड थोड़ी सी कम हुई एयर में थोड़ी सी कम हुई। अब और डेंसर मीडियम आ गया, डेंस मीडियम वाटर आ गया, तो वाटर में क्या होगी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए और स्पीड कम हो गई। तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जा रही है तो लाइट की स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और वैक्यूम में हाईएस्ट होती है, मैक्सिमम होती है, फिर फर्दर एयर में, फिर वाटर में, और फर्दर ग्लास में, और मैक्सिमम स्पीड यानी कि सबसे वैक्यूम में, और मिनिमम स्पीड जिसकी डेंसिटी, जिस मीडियम की डेंसिटी हाईएस्ट हो, और हाईएस्ट डेंसिटी होती है डायमंड की। तो डायमंड में क्या होता है? स्पीड बहुत कम हो जाती है कंपैरिजन टू अदर मीडियम। हाँ, ये हो गया, स्पीड के बारे में हमने सीख लिया। चलिए आगे चलते हैं। When light fall on the surface, जब लाइट किसी भी सरफेस पे फॉल्स होगी, क्या होगी? गिरेगी, टकराएगी, तो फॉलोइंग में हैपन्स, ये चीजें हो सकती हैं। देखिए ये कोई मैंने सरफेस आपको शो कर रहा हूं, एक सरफेस लिया मैंने, कोई भी सरफेस है इधर वाला। अगर ये ग्लास है, सपोज दैट ए ग्लास स्लैब है, कांच की बनी हुई एक ग्लास स्लैब। लाइट जो सोर्स से निकल के आती है, इंसिडेंट बोलते हैं, इंसिडेंट रेज निकल के आ रही है रेज, और ये इस पॉइंट पे आके क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है, टकरा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। एंड दीज रेज, सोर्स से निकलने वाली यानी सोर्स से आने वाली एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रेज। और इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो लाइट क्या हो सकती है? लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है। अगर ये मीडियम जो है क्या है? ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी। हम इसकी जगह दूसरा मीडियम ले लेते हैं, ओपेक मीडियम लेते हैं अपन को दिखाने के लिए, ये दूसरे रिफ्लेक्शन में आ जाएगा। ओपेक मीडियम, सपोज मिरर ले लिया मैंने, कोई मिरर, लाइट मे बी रिफ्लेक्शन, अगर ओपेक ऑब्जेक्ट है तो क्या होगी? सेम मीडियम में वापस आ जाएगी, टकरा के वापस आ जाएगी। रिफ्रैक्शन, अगर मिरर की जगह मैंने ये ओपेक कर दिया मीडियम, ओपेक क्या कर दिया? ट्रांसपेरेंट ग्लास, अब ग्लास ले लिया, तो क्या हो सकती है? लाइट रिफ्रैक्ट हो सकती है। रिफ्रैक्ट मीन्स इस पाथ ऐसे जानी चाहिए थी, और ये क्या होगी? ऐसे चली जाएगी। बैंड हो गई। रिफ्रैक्शन हो सकता है लाइट का, रिफ्लेक्शन हो सकता है लाइट का, और कुछ एनर्जी जो है वो मीडियम के थ्रू क्या होती है? एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब होगी, लाइट एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा? फोटोन के पार्टिकल्स, मैंने बताया था आपको, फोटोन्स के पार्टिकल्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी, और ये क्या करेंगे? इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी हीट होने लग जाएगी, टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा इसका, कुछ एब्जॉर्ब होगी तो। मे बी ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक आता है
रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। सपोज दैट ये कोई मीडियम या कि सरफेस, ओपेक ऑब्जेक्ट है, और ओपेक ऑब्जेक्ट में सबसे अच्छा स्मूथ एंड शाइनिंग एंड प्लेन सरफेस जिसका हो उसको मिरर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? मिरर। प्लेन स्मूथ शाइन करने वाला स्पेस। और शाइन कब करेगा मिरर? मिरर बनाने के लिए क्या होता है? एक ग्लास, प्लेन ग्लास, उसके एक साइड में अगर हमने किसकी, सिल्वर की कोटिंग कर दी, सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं, और सिल्वर सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। हाईएस्ट लाइट को, ये मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर, सबसे अच्छा कंडक्टर एंड सबसे अच्छा लाइट को कंडक्ट करेगा, हीट को कंडक्ट करेगा, और सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं। सिल्वर की कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए अपन कोई पेंट कर देते हैं। सपोज दैट वो कर दिया रेड ऑक्साइड। मिरर हमें रेड, पीछे से रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ये सारे कलर मिलते हैं। उनके अंदर हमें एल्युमिनियम, सॉरी सिल्वर की कोटिंग होती है, और सिल्वर सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। तो सबसे लाइट, जितनी भी लाइट आती है उसमें मैक्सिमम लाइट को ये क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है सेम मीडियम में। तो देखिए, मैं बता रहा था रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन a polished surface। जब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का क्या होना? बाउंसिंग बैक। लाइट का क्या होना? बाउंसिंग बैक। लाइट क्या हो? लाइट बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it strike a polished surface like mirror। मिरर जैसे किसी भी प्लेन स्मूथ शाइनिंग करने वाले सरफेस पे, ओपेक ऑब्जेक्ट पे जब लाइट आके टकराती है, तो टकराने के बाद वो सेम पाथ पे, सेम मीडियम में क्या क्या होगी? वापस चली जाएगी। इस फिनोमिनन को अपन लाइट का रिफ्लेक्शन कहते हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट या सेंडिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन ए ओपेक मीडियम। ठीक है, तो हम ये सीख गए लाइट का बाउंसिंग बैक होना, लाइट का टकरा के वापस चले जाना, उसी मीडियम में वापस चले जाने की प्रोसेस को अपन, उस फिनोमिनन को अपन लाइट का रिफ्लेक्शन कहते हैं। और लाइट का रिफ्लेक्शन सबसे अच्छा मिरर में होता है, बिकॉज लाइट मिरर में एल्युमिनियम, वो सॉरी सिल्वर की कोटिंग हो रखी होती है। इसके दो नियम हैं, मिरर के बारे में बता दिया मैंने। पहला नियम, एंगल ऑफ इंसिडेंट। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट? एंगल ऑफ इंसिडेंट, आने वाली रेज को, कि सोर्स से निकल के आती है, उस रेज को अपन बोलते हैं इंसिडेंट रेज। क्या बोलेंगे? सोर्स से या किसी ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है, निकल के आ रही है, ठीक है, उसको बोलेंगे, आने वाली रेज को इंसिडेंट रेज बोलते हैं, इंसिडेंट रेज। अब इंसिडेंट रेज मिरर या किसी सरफेस पे कितने एंगल पे आ रही है उसको फाइंड आउट करने के लिए, एंगल को फाइंड आउट करने के लिए सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे, ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर एक इमेजनरी लाइन, वो क्यों ली जाएगी? क्योंकि हमें इंसिडेंट रेज का एंगल फाइंड आउट करना है, नॉर्मल, उसको नॉर्मल बोलते हैं। ये एक इमेजनरी लाइन होती है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। लो, ये मैंने एक इमेजनरी लाइन बनाई, आपको नॉर्मल बोला।
अब एंगल ऑफ इंसिडेंट बता रहा हूं मैं आपको, इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के बीच में, इन दोनों के बीच में, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रेज के बीच में जो जितना एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको एंगल आई से डिनोट करते हैं, एंगल आई। अब दूसरा आता है, सेम मीडियम में जो टकराने के बाद वापस जो रेज जा रही है, आगे बढ़ रही है, रिफ्लेक्टेड रेज हो गई। अब इन दोनों की देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में जो एंगल बनेगा ये वाला, ठीक है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर से डिनोट करते हैं। समझ में आया यहाँ तक? 10th में पढ़ रहे हो, ये चीज़ें हमने 8th में एक बार पहले पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंसिडेंट रेज, नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे, ठीक है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो पहला लॉ ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आई इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो हाँ सॉरी सही है, एंगल आई एंगल आर के हमेशा हर कंडीशन में, हर सरफेस के लिए, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, चाहे प्लेन मिरर हो, हर कंडीशन में, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, सभी में ये लॉ अप्लाई होता है, एंगल आई एंगल आर के इक्वल ही होगा। फर्स्ट लॉ समझ में आया होगा। सेकेंड लॉ पे आते हैं, द इंसिडेंट रे, लो सर, इंसिडेंट रे और द रिफ्लेक्टेड रे, लो सर, रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल, नॉर्मल रे नहीं है, नॉर्मल लाइन है, एंड द नॉर्मल, दी सर, लो सर, नॉर्मल लाइन ये रही, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, लो सर, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये वाला ओ, ऑल लाई इन सेम प्लेन, ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं, इंसिडेंट रेज, नॉर्मल लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रेज, ये तीनों एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर तीनों क्या करेंगे, सेम प्लेन पे लाई करेंगे। मींस ये इस, अगर ये मेरा क्या है, ये मैंने बनाया एक सरफेस, ये सरफेस है, ये इस पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बना हुआ है, अब इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये नॉर्मल सरफेस, मैंने बता दिया प्लेन मिरर है, इस तरह ये प्लेन मिरर है, रेज ऐसे आ रही है, इंसिडेंट रेज, और ये क्या कर रही है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे, मतलब ये सरफेस हो गया, तो ये ऐसे जिस ऐसे आई है तो इधर ही गई है वो, तो ये क्या हो गया, एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ये तीनों क्या कर रहे हैं, प्लेन पे। देखिए ऐसा नहीं हो सकता इंसिडेंट रेज ये आ रही और रिफ्लेक्टेड रेज इस एंगल पे चली जाए या अंदर चली जाए, सेम प्लेन नहीं होगा, वो सेम प्लेन पे लाई करते हैं। अगर प्लेन मिरर ये है, बच्चे क्या करते हैं, सेम प्लेन मिरर को समझते हैं, मिरर ये है बट ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं। मे भी आपके समझ में आया होगा कंसेप्ट। इंसिडेंट रेज बता दिया मैंने। आगे चलते हैं, इमेज के बारे में सीख लेते हैं कुछ चीज़ें। इमेज क्या होती है, देखिए लाइट एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद हमारी आंखों में आके वो
हमारी आंखों में एंटर करती है, यानी लाइट एनर्जी हमारी आंखों में आती है, तो उसकी एक इमेज बनती है हमारी आंख में, हमारी रेटिना पे एक इमेज का फॉर्मेशन होता है हमारे माइंड में, रेटिना पे। तो इमेज बनी है, एक मिनट, देखो मेरी पढ़ाने की तरीका यही है, मैं आराम से पढ़ाता हूँ, एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को क्लियर करते हुए, तसल्ली से पढ़ें। अभी कल 10th का रिजल्ट आया है, मेरे सभी स्टूडेंट्स को साइंस में 100 ऑफ 100 नंबर लाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 11 बच्चे ऐसे हैं जो 100 में से 100 नंबर लेके आए हैं मैथ और साइंस में, और 24 बच्चे समथिंग 23-24 बच्चे ऐसे हैं जो 90 प्लस है। आप सब ने, स्कूल वाले टीचर ने भी मेहनत की, हमने स्कूलों में भी पढ़ाया है उनको, और टॉपर्स कोचिंग क्लासेस में उनको पढ़ाया है। यहाँ पे भी पेरेंट्स के साथ हम 7 बजे से 10 बजे तक मेहनत करते थे उनके साथ, और आज उसी का रिजल्ट है कि सारे पेरेंट्स जो हैं हमारे लिए शुभकामना दे रहे हैं, हम उनको शुभकामना दे रहे हैं। मिठाइयाँ भी खिला के गए कुछ बच्चे, जो कुछ रह गए तो उन्होंने बोला है कि सर हम मिठाई लेके आएंगे, मोस्ट वेलकम। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी हमें यही आशा है कि पढ़ो, एक बार में समझ में नहीं आता, 1000 बार पढ़ाएंगे, 1000 बार बताएंगे तुम्हें, कुछ हमसे गलतियां हो जाएंगी उनको सुधारेंगे, परफेक्ट कोई नहीं होता। हमारे पढ़ाने के तरीके में अगर बदलाव करना होगा तो हम करेंगे, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इमेज देखिए, इमेज के बारे में बता देता हूँ। ये सपोज दैट एक प्लेन मिरर है, घर में हम कांच यूज करते हैं, ग्लास, मिरर, दर्पण, वो वाला दर्पण है जो घरों में मेनली कॉमनली यूज किया जाता है, प्लेन मिरर। उसके सामने हम खड़े होते हैं, ये सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है, और ये वाली लाइन होती है एक परपेंडिकुलर, मिरर, जो भी मिरर आप ले रहे हो उसके परपेंडिकुलर, उसके सीध में सीधा 90 डिग्री एंगल पे अपन प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है। उस पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, या फिर हम खुद खड़े हो गए मिरर के सामने, तो उस हम अगर हम ऑब्जेक्ट हैं तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे हमारी इमेज बनेगी एक, हम उसकी, हमारी इमेज बनती है उसके पीछे। अब उसमें कैसा होता है, जो इमेज बन रही है, इमेज बनाने के लिए मिनिमम, मैक्सिमम कितनी भी ले सकते हो, मिनिमम 2 रेज ली जाती हैं। रे डायग्राम बनाने के लिए कितनी रेज ली जाती है, मिनिमम 2 रेज लेनी पड़ती हैं, और उनको स्ट्राइक, उनको आपस में इंटरसेक्ट कराना होता है, या वो रियल इंटरसेक्ट हो तो अच्छी बात है, रियल इमेज हो जाएगी। अगर वो रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो उन्हें बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द लेंस, उन्हें कहीं पे हम मिलाने की कोशिश करते हैं, हमें फील होता है कि ये उस पॉइंट से या उस पॉइंट पे जाके मीट होंगी, या उस पॉइंट से रेज इमिट हो रही हैं, निकल के आ रही हैं, जबकि रियल ऑब्जेक्ट ये है, ये इसकी इमेज है। अब देखिए, मैं 2 रेज लूँगा, आगे चल के पढ़ाऊँगा 4 नियम, कुछ नियम बताऊँगा आपको रे डायग्राम या फिर इमेज बनाने के लिए, अभी सिर्फ ये समझिए। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी रेज आती हैं
वो क्या करती हैं, आफ्टर द रिफ्लेक्शन सेम पाथ पे, सेम डायरेक्शन, जिस पाथ से आई हैं उसी पाथ में वो वापस चली जाएंगी। सपोज दैट ये इससे एक रेज मैंने ऐसे ली, ये ऐसे जा रही है, ऐसे जाएगी, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये ऐसे करके वापस चली जाएगी। एक रेज हो गई। अब सेकेंड रेज, ये पोल है, मिरर का मिड पॉइंट, कोई भी मिरर है उसका मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं। अब क्या होता है, मिड पॉइंट अगर पी पे यानी कि पोल पे रे आ रही है तो रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ, इसके परपेंडिकुलर मैंने बताया था, ये परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर होता है मिरर के, तो इसको मैं नॉर्मल मान सकता हूँ, नॉर्मल बोल सकता हूँ। तो नॉर्मल से और इंसिडेंट रेज, इन दोनों में एंगल जो बनेगा एंगल आई होगा, एंगल आई, और नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज, इन इसमें जो एंगल बनेगा एंगल आर, एंगल आर। एंगल आर हो गया, एंगल आई इजिकल टू एंगल आर, यानी कि जितने ऑबिकली प्रिंसिपल के या प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल के जितनी ऑबिकली, जितनी तिरछी आ रही है उसी तिरछेपन पे उसी एंगल से वो क्या होगी, वापस चली जाएगी टकरा के। तो अब मैंने देखा ये दोनों रेज इस तरह वापस चली गई, ये ऐसे करके एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दो नियम यूज किए मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्लेन मिरर में फोकस होता नहीं है, प्लेन मिरर का फोकस इन्फिनाइट पे होता है, तो वो क्या करेगी, हर पॉइंट पे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो सेम पाथ से वापस चली जाएगी, वापस चली गई। पी पॉइंट पे आएगी, वो क्या होगी, उसी एंगल से वापस जाएगी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, अब मैंने बताया था ये जैसे तो आगे निकल गई, अब मुझे मीट कराना है, तो अब ये पीछे बिहाइंड द मिरर डॉट 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 करके मैंने इन दोनों को इंटरसेक्ट कराने की कोशिश की, और इस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो गए, काटा, और इसी पॉइंट पे एक इमेज का फॉर्मेशन होगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। अब देखिए मैंने बता दिया इमेज बन गई। तो मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू से डिनोट करते हैं, मिरर से इमेज की डिस्टेंस को वी से डिनोट करते हैं। इमेज, प्लेन मिरर में इमेज बनाई है मैंने आपके सामने, क्या एक बात देखिए मैंने हाँ, इमेज दो तरह की हो सकती हैं, अगर ये रियल में कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, काटती, तो वो रियल इमेज होती। ये रियल में एक दूसरे को, ये जो इमेज इमिट हुई हैं ये रियल में एक दूसरे को किसी भी कंडीशन में नहीं काट रही हैं, नहीं काट रही हैं, ये इमेजनरी ऐसा लग रहा है, ये इस पॉइंट ए पॉइंट से निकल के ये रेज आ रही हैं पीछे से, तो जिस जगह से लग रही हैं, फील हो रहा है, अपीयर टू मीट, उस पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, और ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, सीधी है, देखो सीधी है, इरेक्ट, वर्चुअल इमेजिनरी है, मिरर से सेम डिस्टेंस पे है, यानी कि इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इक्वल है, बराबर है, मिरर से इमेज का डिस्टेंस और मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बराबर है, साइज बराबर है, दोनों इमेज भी और ऑब्जेक्ट की साइज बराबर इक्वल है। तो इसी चीज से इमेज मैंने यहाँ पे बनाई है, प्लेन मिरर में हम सीखेंगे आगे चल के, बता दिया है ना, इमेज दो तरह की हो सकती हैं। इमेज किसको बोलते हैं ये वर्ड बता दूं, इट इज द पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट होता है, इट इज ए पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज, एटलीस्ट कम से कम दो लाइट रेज, एक ऐसा पॉइंट जहां पे कम से कम मिनिमम एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअल मीट और अपीयर टू मीट,
ऐसा पॉइंट जहां पे मिनिमम 2 लाइट रेज एक्चुअल में मीट करें या फिर अपीयर टू मीट, हमें मीट होती फील हो, प्रतीत हो, इमेजनरी, उस पॉइंट को या उस पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, उस पॉइंट को ही इमेज बोला जाता है, उसी चीज को क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। इमेज के बारे में समझ में आया, इमेज क्या होता है। एट लीस्ट 2 ray of light meet actually या appear to meet this point are called image, उस पॉइंट को इमेज के नाम से जाना जाता है। अब रियल इमेज, इमेज 2 टाइप्स की हो सकती हैं, जहां पे एक्चुअल में मीट हो रही हैं, जिस पॉइंट पे एक्चुअल में मीट हो रही हैं वो रियल इमेज, और अपीयर टू मीट, जिस पे अपीयर टू मीट हो रही हैं वो वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वर्चुअल इमेज के बारे में आप समझ गए थोड़े से। अब फॉर्म व्हेन रे लाइट एक्चुअल मीट, ये इसका फॉर्मेशन वहां पे होगा जहां पे रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट करेंगी, और वर्चुअल का फॉर्म व्हेन रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट, जहां पे रे ऑफ लाइट हमें अपीयर टू मीट होती, फील होती है, प्रतीत होती है, वहां पे वर्चुअल इमेज बनती है। रियल इमेज को कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, रियल इमेज जो बनती है उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। हमारे रेटिना पे इमेज बनती है, लाइट हमारी रेटिना पे क्या होती है, आपस में 2 रेज, मिलियंस रेज क्या आके मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उसी पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, और वो इमेज कैसी होती है, स्क्रीन पे प्रोवाइड हो जाती है। हमारी रेटिना एक स्क्रीन की तरह वर्क करता है, स्क्रीन है और उस पर एक इमेज बन जाती है। अगर स्क्रीन पे ऑब्टेन हो गई रियल इमेज, स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है, एक्चुअल में मीट करती है रेज, और रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है, ठीक है। इमेज फॉर्म ऑन ए सिनेमा स्क्रीन, सिनेमा स्क्रीन पे, ये सिनेमा की स्क्रीन लगी हुई है सामने, यहाँ पे अपन बैठे हुए हैं, इस पे अगर इमेज बन रही है, सर ये इमेज स्क्रीन पे तो ऑब्टेन हो रही है, इमेज बन रही है, हमें दिखाई दे रहा है सन्नी देओल फाइट करता हुआ, बट सर ने बताया एक्चुअली मीट हो रही होंगी, चलो ठीक है, स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही हैं, ये भी ठीक है, बट ये इन्वर्टेड है, हमें तो सीधा दिखाई दे रहा है, हमें तो ये इरेक्ट दिखाई दे रहे हैं इमेज, और सर ने बताया जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है वो इन्वर्टेड होती है। यहाँ पे क्या होता है, सपोज दैट रेज आ रही हैं इस पॉइंट पे, ये क्या करते हैं, इसको ऐसे करके यहाँ पे स्क्रीन, अगर यहाँ पे लगाओगे आप उसको स्क्रीन को, तो ये क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, स्क्रीन पे इन्वर्टेड होगी और छोटी होगी। अब इसको बड़ा करने के लिए इस पॉइंट से क्या करते हैं, वो स्क्रीन को इतनी दूर, जितना उसने इस पर्दा लगाना होता है, स्क्रीन लगानी होती है, उस पे पूरा ऐसे जाके ये रेज क्या करती हैं, इस तरह ये सीधी हो जाती है। इसी तरह हमारे माइंड में रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज होती है, रियल होती है, और उसको माइंड क्या करता है, सीधा करके पढ़ता है। कांट can't be obtained on screen and these are erect image form of by plane mirror या convex mirror। convex mirror आएगा अभी हमारे सामने। convex mirror में क्या होती है, इमेज कहाँ बनती है, behind the mirror, behind the mirror, मिरर के पीछे बनती है, इसलिए वो क्या होती है, सीधी होती है, और उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। प्लेन मिरर में भी ऐसे होते हैं, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इन्फिनाइट पे होता है, जब वो कर्व ही नहीं होगी, वो किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट ही नहीं है,
तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा तो उसका फोकस पॉइंट भी नहीं होता। यानी कि फोकस पॉइंट क्या होता है, इनफिनाइट पे बोलते हैं, इनफिनाइट पे माना जाता है प्लेन मिरर का। ये मैंने बता दिया अभी आपके बारे में। प्लेन मिरर में इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। इमेज उतनी ही दूरी पे बनेगी जितनी की ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे रखा हुआ है उतने ही अंदर या बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है। इमेज की साइज, ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज, हमारे सामने मिरर रखा हुआ है उसकी साइज, सॉरी मिरर नहीं, वो इमेज जो बन रही है उसकी साइज और ऑब्जेक्ट की साइज बराबर होती है, इक्वल होती है, और वो इमेज वर्चुअल होती है और हम इरेक्ट होती है। लेटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट का राइट, हम इस हाथ को अपने प्लेन मिरर में हिलाएंगे तो ये हमारा राइट हैंड है, और इमेज में वो लेफ्ट हैंड को हिलाता हुआ में नजर आता है प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर, ठीक है, ये सारी चीजें आई। लेटरली इन्वर्सन क्या होता है, अब बता दिया मैंने ये लेटरली इन्वर्सन अभी तुम्हें। तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, हमें जहां पे फील दिखाई देता है वो लेटरली इन्वर्स। द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट की राइट साइड क्या होती है, अपीयर टू लेफ्ट साइड, अपीयर टू लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज, इमेज की लेफ्ट साइड और ऑब्जेक्ट की राइट साइड हो जाती है। या ऑब्जेक्ट की राइट साइड कैसी फील होगी, कैसे अपीयर होगी, इमेज के लेफ्ट साइड में होगी, इसको लेटरली इन्वर्स बोलते हैं। यानी लेफ्ट का राइट हो जाता है इमेज में और राइट का लेफ्ट हो जाता है। एप्लीकेशन क्या हो सकता है इसका, एप्लीकेशन क्या क्या फायदे हो सकते हैं और लेटरली इन्वर्स के, होता है भैया बहुत अच्छा फायदा होता है। हमने देखा है एम्बुलेंस, जितनी भी एम्बुलेंस होती है, जो ड्राइवर होता है उसके ऊपर जो मिरर लगा रहता है, सामने जो मिरर लगा रहता है उसके ऊपर ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में एम्बुलेंस लिखा रहता है, एम्बुलेंस लिखा रहता है। लेकिन वो एम्बुलेंस इस एक्चुअल में हम अपनी आंखों से देखेंगे तो उल्टा लिखा रहता है, इस तरह एम्बुलेंस नहीं लिखा रहता, वो साइड में हो सकता है इस तरह आपको दिख जाए, लेकिन ड्राइवर के सामने जो मिरर लगा रहता है उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में एम्बुलेंस लेटरली इनवर्स टाइप्स में लिखा रहता है। एम्बुलेंस क्या मिलेगा, ई सी एन ए, क्या उल्टा करेंगे, सी ई हो गया, सी हो गया, यहीं पे करता हूं आपके सामने, कैसा आएगा, ई सी एन ए एल यू बी एम ए, इस तरह दिखाई देगा ये एम्बुलेंस। अब इसका फायदा क्या होता है, द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज, ऐसी तरह लिखा रहता है, सो दैट इज कैन बी रीड वो करेक्टली इन ए रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स गोइंग इन फ्रंट ऑफ इट। जो कोई साइड, उससे सामने वाला जो व्हीकल चल रहा है उसके साइड में जो मिरर लगे लगे रहते हैं, जो मिरर लगा रहता है कॉन्वेक्स मिरर, उसमें वो पीछे वाले ऑब्जेक्ट पे जितनी भी चीजें लिखी रहती हैं उसको वो लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, यानी कि लेटरली इन्वर्स करके पढ़ा देता है, हमें मिरर में सीधा दिखाई देता है। मिरर में क्या दिखाई देगा, वो इस कंडीशन में एम्बुलेंस दिखाई देगा, आगे वाला ड्राइवर होगा तो वो क्या समझ जाता है कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है। अगर उसको एम्बुलेंस इस तरह लिख दिया, सीधा ऐसे लिख दिया, तो उसको वो उल्टा दिखाई देगा, उसको पढ़ने में नहीं आएगा एम्बुलेंस आ रही है कि क्या आ रहा है पीछे।
और उसको साफ साफ पढ़ने में नजर आए इसलिए इसको उल्टा करके लिख दो, उसमें लेफ्ट का राइट कर दो, उसमें राइट का लेफ्ट हो जाएगा मिरर में, साइड वाले मिररों में, और वो उसको साइड दे देता है। ये फायदा होता है, एप्लीकेशन होता है लैटरल इन्वर्स का मैक्सिमम ज़्यादातर। अब मिरर टू टाइप्स के होते हैं। प्लेन मिरर के बारे में हमने सीख लिया। दूसरे होता है मिरर स्फेरिकल मिरर। सेकंड टाइप्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण, किसी खोखले गोले के पूरा 3D शेप, ऐसे ऐसे। हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर से जो पार्ट हम लेंगे या मिरर बनाएंगे वो स्फेरिकल मिरर में आएंगे। स्फेरिकल मिरर, मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अगर वो क्या है, कर्व्ड है, या आउटवर्ड कर्व हो या इनवर्ड हो। जो कर्व सरफेस है वो आउटवर्ड हो या फिर इनवर्ड हो। कर्व्ड सरफेस ये क्या है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये इधर वाला मेरी साइड वाला ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड दीज आर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर आउटवर्ड, बाहर की तरफ उभरा हुआ, बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इनवर्ड। कर्व सरफेस क्या है, अंदर की तरफ, इनवर्ड हो रहा है। इसमें आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकला हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आउटवर्ड एंड इनवर्ड। इसको बोलेंगे कॉनकेव। कॉनकेव से नाम याद कर लो, गुफा, गुफा जैसी होती है अंदर की तरफ। ये वाला सरफेस, ये वाला अगर मैं इधर कोटिंग कर देता हूँ, पीछे कोटिंग कर दूँ मैं, सिल्वर की कोटिंग कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये वाली जो सरफेस है ये कॉनकेव। अगर मैं अंदर कर दूँ, पेंट कर देता हूँ, अगर अंदर पेंट कर देता हूँ, तो ये वाला अगर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है तो ये क्या होगा, कॉन्वेक्स। दो तरह के हो सकते हैं मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर क्या होगा, जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कर्व्ड हो, स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर को बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, कुछ चीजें देखते हैं। देखें, हॉलो स्फीयर, मैंने एक हॉलो स्फीयर बनाया। ये एक हॉलो स्फीयर है, खोखला गोला पूरा 3D शेप, सर्किल नहीं है ये, स्फीयर है, स्फीयर। अगर मैंने इसके हाफ पार्ट, सपोज दे यहाँ से एम से लेकर एंड एस, एम टू एंड एस, इतना पार्ट क्या किया, इतने पार्ट पे मैंने इसके आउटवर्ड कोटिंग कर दी, सिल्वर की कोटिंग कर दी, तो ये क्या बन जाएगा, एक मिरर बन जाएगा, और वो भी कॉनकेव मिरर। कौन सा, कॉनकेव मिरर। ये होलो स्फीयर का एक पॉइंट होगा, सेंटर, सेंटर जो पॉइंट होगा पूरे होलो स्फीयर का, जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस कर्वेचर, कर्व का कर्व शेप जो है, इसके सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बड़ा कर लेते हैं, देखिए ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पूरे स्फीयर का सेंटर, होलो स्फीयर का सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। एंड जो आपने जितना पार्ट पे, होलो स्फीयर के जितने पार्ट पे पॉलिश की है, सपोज मैंने इतना वाला पार्ट मिरर बनाया है, इस मिरर, ये जो पार्ट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बाहर की तरफ नॉन रिफ्लेक्टिंग, अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसके मिड पॉइंट, इस मिरर के मिड पॉइंट, बीच के पॉइंट को, इस पूरे पॉइंट के मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं, पोल, पी से डिनोट करते हैं, रिफ्लेक्टिंग वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड सपोज देखिए ये होलो स्फीयर, होलो स्फीयर का पार्ट मिरर, अब क्या है, इसका जो पूरे होलो स्फीयर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जिससे मैंने ये सेंटर, जिससे हर पॉइंट की
डिस्टेंस बराबर होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से डिनोट करते हैं। इस मिरर के मिड पॉइंट को पी से डिनोट करते हैं, पोल बोलते हैं। पी से सॉरी सी एंड पी से पास होती हुई एक इमेजनरी लाइन, इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई एक स्ट्रेट एंड इमेजनरी लाइन सी से और पी से पास होनी चाहिए और पी पॉइंट के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी पी पॉइंट के ये क्या होगी, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे होगी। पी पॉइंट के परपेंडिकुलर होगी एंड पी एंड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती हुई एक इमेजनरी लाइन को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स एंड एक्स डैश। ठीक है, पोल समझ में आ गया। मिरर का एम, इस मिरर एम से एम डैश के मिरर का जो कर्व सरफेस है उसके मिड पॉइंट को पी बोला था पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया आपके में। प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया। अब जितना पार्ट आपने मिरर का लिया है, जितना पार्ट आपने मिरर का लिया है, यानी एम से लेकर एन पार्ट, ये वाला कर्व जो है मैंने एज ए मिरर यूज कर रहा हूं, कॉनकेव मिरर, एम से एन तक की सीधी डिस्टेंस यानी कि रेडियस अपर्चर कहलाता है। क्या होता है, अपर्चर। एम से एन तक की सीधी डिस्टेंस यानी कि रेडियस आर कॉल्ड अपर्चर। अब अपर्चर समझ में आ गया हमारे, इसको इरेज कर देते हैं। सी से पी तक की डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस। रेडियस तो यहाँ से लेकर ये भी रेडियस, ये भी, ये सारे पॉइंट रेडियस रेडियस रेडियस। तो पी पॉइंट भी क्या है, इसके कर्व सरफेस पे ही बना हुआ है, मिरर पे ही है, तो ये क्या होगी, जिसको आर से डिनोट करते हैं, रेडियस। डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी आर कॉल्ड रेडियस। अब रेडियस, रेडियस का हाफ, आधा, यानी कि इस पूरी डिस्टेंस रेडियस के आधे पॉइंट पे r/2 आर कॉल्ड फोकस। इस पूरी डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस सपोज दैट 20 है, तो इसके पे पोल से 20 डिस्टेंस पे है C, तो P से C F पे आधे पॉइंट पे, यानी कि 20 का आधा, हाफ क्या होगा 10, उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस। फोकस। अब ये यहाँ P से C तक की डिस्टेंस को बोला बोले रेडियस, और P से F डिस्टेंस को, इस पॉइंट को, फोकस की डिस्टेंस को अपन बोलेंगे फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। देखिए फोकल लेंथ, P पॉइंट, C पॉइंट, P से जो फोकस था हमारा, जो फोकस कौन सा, कैपिटल F से डिनोट करा था फोकस, ठीक है, F से डिनोट करते हैं कैपिटल फोकस। P से फोकस तक की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, स्मॉल f से डिनोट करते हैं, यानी कि फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। समझ में आ गया होगा। अपर्चर, जितना पार्ट हम मेरे का ले रहे हैं, कर्व्ड सरफेस, कर्व एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके मिड पॉइंट को पोल, पोल से सी तक की डिस्टेंस को रेडियस आर से डिनोट करते हैं, और सी एंड पी से पास होती हुई एक इमेजिनरी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो पोल के परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री एंगल पर होता है। ये पूरा एक हॉलो स्फीयर जिसका ये मिरर जो है पार्ट है, ये मेरी भी यहाँ तक पूरी चीज़ आपकी समझ में आ गई होंगी अच्छे से। ये हो गया, ये समझा दिया। इन पॉइंटों के बारे में डिस्कस मैंने कर ही लिया। प्रिंसिपल एक्सिस बता दिया आपको, द लाइन जॉइंटिंग ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ
कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स एंड एक्स डैश से डिनोट करते हैं। पोल, द सेंटर ऑफ द स्फीयर मिरर, जो स्फीयर मिरर आपने यूज कर रहे हो उसके सेंटर को, जो स्फीयर मिरर यूज कर रहे हो उसके सेंटर को, सॉरी पोल की बात कर रहा था ना, पोल, जो जितना मिरर हमने लिया है, मिरर जितना पार्ट हमने एज ए मिरर यूज कर रहे हैं, इतना कर्व सरफेस लिया है, उसके मिड पॉइंट को पी से डिनोट करते हैं। कर्व सरफेस यानी कि जितना मिरर है उसके मिड पॉइंट को पी से डिनोट करते हैं। एपरेचर, पी रेडियस, रेडियस डायमीटर, सॉरी डायमीटर बोलेंगे, रेडियस नहीं, सॉरी डायमीटर, जितना मिरर है उसका एम और एम एन इसकी सीधी डिस्टेंस या डायमीटर को अपन एपरेचर से बोलते हैं, एम एन। इट इज द रिफ्लेक्टिंग डायमीटर, ये क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग डायमीटर, जितनी जितनी लाइट इसके अंदर एंटर करेंगी उस सीधा वो डायमीटर होता है। द रिफ्लेक्टिंग डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से डिनोट करते हैं, क्या वो बताया था मैंने, द सेंटर ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर ऑफ ए विच द मिरर वाज ए पार्ट। मिरर जिस पॉइंट का, जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है उसके सेंटर को हॉलो, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस जानते ही अपन, द डिस्टेंस बिटवीन पी पी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस डिस्टेंस को रेडियस बोला जाता है। फोकस, मिड पॉइंट ऑफ ए रेडियस, रेडियस का मिड पॉइंट यानी ये रेडियस है इसका मिड पॉइंट, यानी कि द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट या अपीयर टू मीट। हाँ ये भी लैंग्वेज हो सकती है, कोई भी मिरर हो, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, अगर उस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन, आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट पे, दोबारा बनाता हूं तुम्हारे सामने, कॉनकेव और कॉन्वेक्स प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी रह जाएंगे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्यों, इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा रहता है तब पैरेलल ली जाती हैं, जितनी भी रह जाती है वो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के। जब पैरेलल रेज आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर द रिफ्लेक्शन, वो जिस पॉइंट पे, अरे ये तो डाइवर्जिंग मिरर है, ये तो डाइवर्ज कर देगा, वो एक्चुअल में तो डाइवर्ज हो गई रेज, अपीयर डाइवर्ज हो गई, बट इसमें क्या होगा, अपीयर टू मीट, हमें मीट होती, पीछे जब लेंगे जिस पॉइंट पे वो मीट होती है, हमें अपीयर होती हैं, फील होती हैं, प्रतीत होती हैं, उस पॉइंट को अपन फोकस बोलते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर द रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे वो मीट होती हुई लगें या फिर एक्चुअल में मीट हो, इस पे पॉइंट पे क्या होंगी, ये कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं इसको अपन, क्योंकि ये कन्वर्ज जितनी भी पैरेलल रेज आती है उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, ये क्या करता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता हुआ हमें लगता है, फील होता है, अपीयर टू, तो क्या होगा, ये फोकल। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो क्या होता है, वर्चुअल। कैसा फोकस होता है, वर्चुअल फोकस। एंड कॉनकेव का फोकस, कॉनकेव मिरर का फोकस क्या होता है, रियल होता है, एक्चुअल मीट कर रही हैं, सो दिस पॉइंट आर कॉल्ड रियल, रियल फोकस, एंड दिस कॉल्ड आर कॉल्ड वर्चुअल, वर्चुअल फोकस।
यहाँ पे कौन सी हकीकत में मीट कर रही है, रियल मीट कर रही है, ये तो मैंने मीट कराई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इस पॉइंट से एक्चुअली में ये डाइवर्स ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे फैल गई हैं, दूर दूर चली गई हैं, बट हमने क्या किया, इस जब देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से यानी कि वर्चुअल पॉइंट एफ से ये डाइवर्स हो रही हैं, उसी को हम क्या बोल देंगे। तो मे बी आज के लिए इतना ही, कल मैं इसको आगे और बढ़ाऊंगा, एक एक वर्ड को, एक एक चीज़ को समझते हुए पढ़ेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ जितने भी न्यूमेरिकल्स, जितनी भी इस चैप्टर में कुछ समझने वाली चीज़ है, इससे ज़्यादा ना तो आपको ज़रूरत है और ना इससे ज़्यादा कहीं कोई मैटर है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आशा है आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप में, क्लासेस में शेयर करें और टॉपर्स कोचिंग क्लासेस में कुछ ज्वाइन करें। यहाँ पे एसएसटी, मैथ, साइंस और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट, ठीक है। 6 टू टेंथ के नए बैचेस 2 तारीख 2 जून को मॉर्निंग शिफ्ट में 8 से 11 एंड इवनिंग में 4 से 7, 2 टाइम पे ये रेगुलर सारे टीचर सेवाएं दे रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। हमने नया बैच ऑनलाइन ऑफलाइन विद पीपीटीज, जितने भी कंसेप्ट हम दे सकते हैं, बेस्ट नोट्स, हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे आपको। तो फिर देर किस बात की, टॉपर्स क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपका स्वागत है।